हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सीयूईटी के, जो कि 30 अगस्त 2022 को हुआ था। एंड दिस इज पार्ट 1, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से 10 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द करंट इन अ कंडक्टर। देखो, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, करंट इक्वल टू NE/A/VD। जितनी ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट होगा। तो इसमें पूछा कि इनमें से कौन सी ऐसा फैक्टर है जो कि करंट को डिटरमाइन करती है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी, बोथ या नाइदर। तो इसमें यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ रहा है, तो ये जो करंट है वो वीडी पर डिपेंड करेगा, इसलिए हमारा आंसर होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलोन। सेकंड क्वेश्चन है, AB इज अ पोटेंशियोमीटर वायर, ये एक वायर है। इफ द वैल्यू ऑफ R इज इंक्रीज, हम इसको इंक्रीज कर रहे हैं, देन इन विच डायरेक्शन द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट, किस डायरेक्शन में हो जाएगा ये हमें बताना है। तो देखिए, अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो इस सर्किट में से मतलब यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगा उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, यानी कि I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। अब एक्चुअली जो EMF होगा इस बैटरी का वो होगा K इंटू में L लेंथ। अब जब करंट डिक्रीज हो रहा है तो जो बैलेंसिंग लेंथ होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, मतलब जो पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाएगा B की तरफ। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप ये देखिए कि पहले मान लेते हैं यहाँ पर बैलेंस हो रहा है, तो रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का कंसिडर किया होगा। अब करंट डिक्रीज हो रहा है, तो करंट डिक्रीज होने की वजह से आपको वहीं पर EMF तो चेंज नहीं करा, तो EMF को ऑब्टेन करने के लिए, बैलेंसिंग लेंथ को ऑब्टेन करने के लिए हमें अपना रेजिस्टेंस इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि करंट की वैल्यू कम हो गई है। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस तब इंक्रीज होगा जब बैलेंसिंग पॉइंट आपका इस तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि लेंथ की वैल्यू इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। इसलिए हमारा जो बैलेंसिंग पॉइंट है वो टुवर्ड्स बी शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर लिस्ट 1 है जो कि डिवाइसेस हैं और उनके प्रिंसिपल इधर दिया हुआ है। तो इसमें प्रिंसिपल की जगह एक्चुअली यहाँ पर प्रिंसिपल लिखा हुआ है, इनको लिखना चाहिए था कोई डिवाइसेस का नाम, जैसे मैं पोटेंशियोमीटर मान रहा हूँ। फिर भी इसको छोड़ करके बाकी आंसर से अपना कंक्लूजन निकालते हैं। देखो, मूविंग गैल्वेनोमीटर में रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल होता है। ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल होता है म्यूचुअल इंडक्शन का। मीटर ब्रिज किस पर पेस्ट होता है? व्हीट स्टोन ब्रिज पर। और पोटेंशियल ग्रेडियंट क्योंकि पोटेंशियोमीटर में इस्तेमाल होता है, जो मैंने इसलिए पोटेंशियोमीटर लिख दिया था, फिर भी मिलाते हैं। देखो, तो मैं ए को छोड़कर बाकी मिलाऊंगा। बी किससे मिलेगा? जाकर के 4 से, बी का 4 से मिला दो। और उसके बाद ट्रांसफार्मर मतलब कि सी का 3 से मिलाओ, सी का 3। और मीटर ब्रिज डी का 1 से मिलाओ। तो आप ये देख लो कि डी का 1 किस में? डी का 1 सिर्फ इसमें ही है, ऑप्शन डी में, तो वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, डी नहीं, ऑप्शन बी, क्योंकि डी का 1 यहाँ पर आ रहा है ना। तो ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको नाइक्रोम वायर की लेंथ दी हुई है और ये कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है? 160 वोट, जब पोटेंशियल डिफरेंस 40 वोट है। तो आपको डायमीटर फाइंड करना है, जबकि रेसिस्टिविटी गिवन है। देखो, पावर से हम क्या निकाल सकते हैं? पावर से हम निकाल सकते हैं V² से रेजिस्टेंस, क्योंकि आपको P पता है, V पता है। तो पहले रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, जो कि V² P के इक्वल होगा। वोल्टेज कितनी? 40, यानी कि 40 को 2 बार लिख लो मल्टीप्लाई में, और अपॉन में पावर आएगी। पावर कितनी है? 160। 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 4। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 10 ओम। तो रेजिस्टेंस हमें पता चल गया। एक फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस और लेंथ और रेसिस्टिविटी में, जो कि है ρl अपॉन में एरिया। एक्चुअली एरिया πr² होता है। अगर मान ली क्रॉस सेक्शन एरिया अगर हम कंसिडर कर रहे हैं, तो एरिया किसके बराबर हो जाएगा? πr²। अगर रेडियस पता चल गया तो डायमीटर भी पता चल जाएगा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, r इक्वल टू ρl अपॉन में एरिया की जगह पाई r का स्क्वायर। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो ρl अपॉन में पाई। अगर आप ये देखो, डायमीटर कितना होता है? 2 टाइम्स r, तो r कितना हो जाएगा? मतलब रेडियस बराबर हो जाएगा डायमीटर अपॉन में 2 उसका स्क्वायर। तो r इक्वल टू होगा ρl अपॉन में, ये 2 2 जब 4 ऊपर जाएगा, अपॉन में पाई इंटू डी का स्क्वायर। हमें तो डी चाहिए, डायमीटर चाहिए, तो डायमीटर इक्वल टू हो जाएगा 4 ρl अपॉन में पाई इंटू में r, और इसका स्क्वायर रूट हम ले लेंगे, तो डी बराबर हो जाएगा रूट में 4 ρl अपॉन पाई इंटू में r। अब सब वैल्यू पुट कर लीजिए। 4, रेसिस्टिविटी 10 की पावर -6 है, लेंथ है अपने पास 10 अपॉन में पाई, और r की वैल्यू भी 10 है। 10 से 10 कैंसिल हो गया। ये 4 इंटू 10 की पावर -6 का अंडर रूट आएगा 2 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन में रूट पाई। और जब आप डायमीटर रूट पाई की वैल्यू रखोगे 3.14, उसका स्क्वायर रूट लेने के बाद मैं डायमीटर का जो आंसर आएगा वो लिख रहा हूँ डायरेक्टली 1.128 मिलीमीटर, यानी कि हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 5 है द रेजिस्टेंस ऑफ टू ब्रांच पैरेलल इन सर्किट इज 8 ओम ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ वन ब्रांच इज 24 ओम व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अदर ब्रांच। तो इसमें दो ब्रांच है, एक R1 है और एक R2 से के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है और आपको दिया हुआ है द रेजिस्टेंस ऑफ टू ब्रांच पैरेलल सर्किट इज, मतलब इनका इक्विवेलेंट आपको दिया हुआ है 18 ओम, जिसमें कि एक का वैल्यू है 24 ओम और दूसरे की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसके लिए जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है तो फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट का 1/R1 प्लस 1/R2, या फिर अब देखो वैल्यू पुट करते हैं 1/R इक्विवेलेंट कितना हो गया 18, 1/R1 24 प्लस 1/R2, तो 1/R2 की वैल्यू हो जाएगी 1/24 माइनस के 1/18। यहाँ पर हमें लेना होगा एलसीएम, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 24 इंटू में 18। एक्चुअली हम इसको इस तरफ ला रहे हैं ना, तो ये तो प्लस रहेगा ये माइनस रहेगा, तो माइनस के 18 प्लस के 24, या फिर R2 इक्वल टू आएगा 24 इंटू में 18 अपॉन में 18 प्लस 24। ठीक है, तो R2 की वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगी 72 ओम। तुम्हारा सही आंसर होगा 72 ओम। क्वेश्चन नंबर 6 है लाइट ऑफ वेवलेंथ 180 नैनोमीटर इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन जिसका वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज 5 × 10⁻⁵ applied parallel to the plate, the radius of the followed by the electron eject normally from the maximum energy। इसमें एक्चुअली दो टॉपिक को मर्ज कर दिया है, एक टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और दूसरा चार्ज फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये होता है कि अगर आप किसी फोटोन को इंसिडेंट करवा रहे हो, लेट उसकी एनर्जी एच न्यू, तो कुछ एनर्जी तो वर्क फंक्शन में यूज हो जाती है और कुछ एनर्जी यूज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग जो इंसिडेंट एनर्जी है वो वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। ठीक है, दूसरा जब कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके रेडियस का फॉर्मूला होता है R = mv/qb। अब यहाँ से मैं काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लूंगा आराम से। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी एच न्यू माइनस के डब्ल्यू नॉट, या फिर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी एच सी अपॉन में लैम्डा माइनस डब्ल्यू नॉट, क्योंकि वेवलेंथ दी हुई ना इसलिए। या तो आप एक काम करो वेलोसिटी निकालो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी ½ mv² रख करके, या फिर इस फॉर्मूले को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लो। कैसे करेंगे देखो, mv का मतलब क्या होता है मोमेंटम, p = mv होता है ना, और काइनेटिक एनर्जी आपको पता होगा p²/2m होता है। तो mv जो कि मोमेंटम p के बराबर है, ठीक है, मैं p को यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, p कैन बी रिटन एज p² कितना हो जाएगा 2mk, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी √2mk। तो r को यानी कि जो रेडियस का फॉर्मूला है ये mv मतलब p, तो p/q भी लिख सकते हैं हम इसको, और p की जगह पर मैं क्या लिखूँगा √2mk अपॉन में qb। अब आप एक चीज़ देखो, हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता होता है, काइनेटिक एनर्जी हम यहाँ से फाइंड करेंगे, चार्ज की वैल्यू पता है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है तो हम रेडियस फाइंड कर पाएंगे। तो इस तरह से दोनों चीज़ों को हम कनेक्ट कर लेंगे, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाल के उसको यहाँ पर पुट करेंगे। अब काम स्टार्ट करते हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी बराबर हमें जो वेवलेंथ है वो 180 नैनोमीटर है। एक फॉर्मूला मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ, देखो एनर्जी बराबर होता है hc/λ। ठीक है, अगर मान लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको फाइंड करनी है और वेवलेंथ अगर आपको पता है एंगस्ट्रॉन में, तो इस फॉर्मूले को हम शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं, एनर्जी बराबर हो जाएगा 12400 अपॉन में लैम्डा, लेकिन एंगस्ट्रॉन में। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से वैल्यू पुट करके आराम से काइनेटिक एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं, वो सीधा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। तो हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो hc/λ की जगह पर मैं क्या लिखूँगा 12400 अपॉन में वेवलेंथ 180 नैनोमीटर है ना, तो नैनोमीटर को पहले मीटर में चेंज कर लो 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करके, उसके बाद 10⁻10 से मल्टीप्लाई कर दो तो एंगस्ट्रॉन में आ जाएगा, माइनस वर्क फंक्शन कितना है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी बस हमें ये चीज़ सोल्व करनी है, 12400 अपॉन में 1, इसको आप ऐसे लिख लो 12400 अपॉन में 1800 माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब जो भी आंसर आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 124 को 18 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6.88 और -2 करना है, तो यह बचेगा 4.88 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पता चल गई है। इसको आप SI यूनिट यानी कि जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, और अगर जूल में कन्वर्ट नहीं करना है तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए R =
टू एम के। और देखो ये चार्ज को अगर मैं रूट में लूँगा तो क्यू स्क्वायर और बी स्क्वायर मुझे लिखना पड़ेगा। अब आर इक्वल टू रूट टू एम की वैल्यू 9.1 10 की पावर माइनस के 31 इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी है 4.88 और उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 9 1.6 इंटू 10 की पावर 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 इंटू 1.6 और करना पड़ेगा अपॉन में चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का स्क्वायर करेंगे इंटू में बी का स्क्वायर, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इसका स्क्वायर। तो रेडियस यहाँ से सोल्व करने पर आएगा 0.15 मीटर। तो 0.15 मीटर इसका मतलब ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया कि दोनों टॉपिक को हमने किस तरह से कनेक्ट किया है। यहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से काइनेटिक एनर्जी निकाल करके हमने रेडियस के फॉर्म में पुट करी है। क्वेश्चन नंबर 7 करंट कैरिंग स्क्वायर लूप है यहाँ पर और इसको हमने एक वायर के साथ पैरेलल में इस तरह से रखा हुआ है। आपको बताना है कि टॉर्क कितनी लगेगी लूप पर। देखो टॉर्क का फॉर्मूला होता है एम क्रॉस बी। एम क्या होता है, एम होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जिसकी डायरेक्शन हमेशा सरफेस के नॉर्मल होती है। बी मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि आप इसको एम बी साइन थीटा भी लिख सकते हो। थीटा क्या होगा, थीटा होगा एंगल बिटवीन नॉर्मल वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब इस वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पर इनटू द प्लेन जाएगी। आप अपने राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करोगे तो आपका अगर राइट हैंड यूज कर रहे हो थंब बताएगा डायरेक्शन ऑफ करंट, तो जो आपकी कर्ल फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी जो कि अंदर की तरफ आएगी यहाँ पर। तो एक बात तो क्लियर कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द स्क्रीन जा रही होगी और इस लूप के लिए जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो आएगी आउटवर्ड, मतलब कि बाहर की तरफ, आउट ऑफ द स्क्रीन कह सकते हैं। तो एम आउटवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, या इनटू द स्क्रीन भी आप कह सकते हैं। डाउनवर्ड या फिर इनटू द स्क्रीन ज़्यादा बेटर वर्ड रहेगा, इनटू द प्लेन कह लो, स्क्रीन कह लो, जो भी आपको ठीक लगे। अब इसका मतलब एम और बी के बीच में, ये बाहर और वो अंदर, तो थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो टॉर्क इक्वल टू एम बी साइन 180। अब साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो इसलिए टॉर्क भी कितना आएगा 0 आ जाएगा। साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, दैट्स व्हाई आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट करते हैं तो गॉस लॉ मैग्नेटिज्म में किस तरह से मॉडिफाई हो जाता है। पहले मैं आपको गॉस लॉ बता देता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक में किस तरह से होता है। गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक वो होता है फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर बी ई डॉट डी एस इक्वल टू 1/ε0 क्यू नॉट, मतलब क्यू इंक्लोज बोल दीजिए। अब अगर मैं इसको मैग्नेटिज्म में लिखूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ई की जगह पर आएगा बी। ठीक है, एरिया तो एरिया ही रहेगा, डी एस इसको लिख लीजिए। अब 1/ε0 की जगह आएगा म्यू नॉट और क्यू इंक्लोज चार्ज की जगह आ जाएगा क्यू एम मैग्नेटिक पोल, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक पोल। तो डी एस म्यू नॉट आई नहीं आता और इधर डी एल नहीं आएगा, बी डॉट डी एस आएगा, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बी डॉट डी एस म्यू नॉट इंटू में क्यू एम, वेयर क्यू एम इज मोनोपोल मैग्नेटिक चार्ज enclosed by the surface S। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। हालांकि जो गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म है वो ये कहता है कि बी डॉट डी एस इक्वल टू 0 होगा, उससे हम कंक्लूजन ये निकालते हैं कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है वो बताना है। डीपीएफ एक्चुअली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अच्छी तरह से मैग्नेटाइज हो जाते हैं, स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज होते हैं जब उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है और इनकी ससेप्टेबिलिटी भी लार्ज और पॉजिटिव होती है। बहुत से एग्जाम में ये चीज़ पूछी जाती है, इसलिए मैंने आपको बताया। अब इनमें से कौन सा आंसर सही है, इसमें सब में ना बात आ रही परमानेंट मैग्नेट के लिए कि परमानेंट मैग्नेट के लिए हम क्या चीज़ को इस्तेमाल करेंगे और क्यों इस्तेमाल करेंगे। तो पहला ऑप्शन है हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आर यूज्ड इन परमानेंट मैग्नेट बिकॉज दे हैव अ लार्ज हिस्टेरेसिस एरिया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि हम ऑप्शन ए मतलब कि हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को इस्तेमाल करते हैं परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, क्योंकि इनका हिस्टेरेसिस मतलब हो गया इस तरह का एक कर्व होता है, ठीक है, बी और एच के बीच में, एच यहाँ पर और बी यहाँ पर, तो ये हिस्टेरेसिस कर्व इसको बोलते हैं। तो इस हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का लार्ज होता है, रिटेंटिविटी हाई होती है, कोस्टिविटी हाई होती है, इसलिए हम हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है,
एज अ करंट इज सेटअप इन MCG देन अरेंज द फॉलोइंग इन सिक्वेंशियल ऑर्डर, कि आपको एक सीक्वेंस ऑर्डर में सब क्रिएट लगाना है। पॉइंटर अटैच्ड विद द कॉइल स्टार्ट रोटेटिंग, pointer stop moving due to equilibrium, the spring creates a restoring torque, pointer read a calibrated value, the coil of the meter experience torque NIAB and start rotating। तो देखो पहले मैं आपको कंसेप्ट सिखा देता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक MCG है, मूविंग कॉइल के एलोमीटर में हम एक लूप लगाते हैं इस तरह से। अब जब आप इसमें करंट भेजोगे और इसमें एक स्प्रिंग भी लगी रहती है ऊपर, जब आप इसमें करंट भेजोगे तो करंट की वजह से इसमें टॉर्क लगेगा जो कि NIBA के बराबर होगा, मैक्सिमम टॉर्क होगा। ये करंट की वजह से लग रहा है और टॉर्क होगा तो ये क्या करेगा, रोटेट करने लग जाएगा। जब ये रोटेट करेगा उसके बाद क्या होगा कि इसके साथ हम एक नीडल को कनेक्ट कर देते हैं जो कि पॉइंटर से अटैच होती है, मतलब पॉइंटर के साथ कनेक्टेड होती है, जो हमें रीडिंग बताता है पॉइंटर। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी होती है एक्चुअली, नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक फील्ड, और वो कॉनकेव शेप की रहती है। तो पहले क्या करा हमने, करंट भेजा, करंट से लगी उस पर टॉर्क कितनी, NIBA। अब जैसे ही टॉर्क लगी तो टॉर्क लगने से क्या होगा, इसके साथ पॉइंटर अटैच है तो पॉइंटर मूव करने लगेगा। मतलब पहला स्टेप क्या होगा, टॉर्क लगी, दूसरा स्टेप क्या होगा, पॉइंटर मूव करेगा। और पॉइंटर मूव करेगा तो हमें रीडिंग भी बताएगा। लेकिन ये होगा कि जैसे ही मूव करेगा ना तो स्प्रिंग इसको वापस लाने की, अपनी इनिशियल पोजीशन में लाने की कोशिश करेगी। यानी कि ये जो टॉर्क लगा ये तो लगा था करंट की वजह से, अब स्प्रिंग की वजह से इसमें एक रिस्टोरिंग टॉर्क आ जाएगा जो कि बराबर होगा इसके के इंटू में एंगल फाई कितना है। तो के मतलब यहाँ पर है के एक कांस्टेंट और फाई कितना एंगल से मूव कर रही है। तो टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क की वजह से क्या होगा, अपनी इनिशियल पोजीशन पर आने की कोशिश करेगा। तो होगा ये कि जैसे ये तो टॉर्क इसको इधर ले जा रही है और ये रिस्टोरिंग टॉर्क इसको इधर लाएगी, तो जब दोनों टॉर्क बराबर हो जाएंगी तो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन अचीव करके वहां पर रुक जाएगा। मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी और इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आकर के जो भी कॉइल है वो उस पर्टिकुलर पोजीशन पर आकर के रुक जाएगी इक्विलिब्रियम में आने पर। सो कह सकते हैं कि पॉइंटर स्टॉप्स मूविंग कब, जब ये दोनों टॉर्क बराबर हो जाएंगी। फिर जब वो पॉइंटर आकर के रुक गया, अब आप उसमें रीडिंग आराम से देख सकते हैं। मतलब अब आपको पता लग जाएगा कि पॉइंटर कितनी रीडिंग शो कर रहा है। पॉइंटर रीड्स या पॉइंटर रीड्स अ पर्टिकुलर रीडिंग, वहाँ पर आकर के रुक जाएगा। तो अब आपको पता रहेगा रीडिंग कितनी। तो ये स्टेप्स इस तरह से फॉलो होंगे। पहले करंट भेजेंगे, करंट भेजने पर लगेगी टॉर्क, टॉर्क से होगा रोटेट, रोटेट से फिर इसमें रिस्टोरिंग टॉर्क क्रिएट होगी। जब दोनों टॉर्क इक्वल हो जाएंगे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन अचीव होगी, पॉइंटर वहाँ पर आकर के रुक जाएगा। जहाँ पर वो आकर के रुक गया आप देख लो कि वो रीडिंग कितनी है। अब इनमें से ऑर्डर हमें देखना है कि कहाँ पर पहले आएगा। तो सबसे पहले आप ये देखो कि सबसे पहले आएगा कि टॉर्क लग रही है करंट की वजह से, यानी कि ये ऑप्शन ई, द कॉइल ऑफ द मीटर एक्सपीरियंस टॉर्क NIAB एंड स्टार्ट मूविंग। तो ई सबसे, ई तो सभी में पहले ही आ रहा है। उसके बाद क्या होगा, पॉइंटर मूव करेगा तो पॉइंटर अटैच्ड विद द कॉइल स्टार्ट मूविंग, स्टार्ट रोटेटिंग, यानी कि उसके बाद आएगा ई के बाद आएगा स्टेप ए। तो ई के बाद स्टेप ए कहाँ पर है, ऑप्शन बी में। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। फिर ए आ जाएगा, ए के बाद सी, मतलब स्प्रिंग एक रिस्टोरिंग टॉर्क क्रिएट करेगी। फिर उसके बाद बी, यानी कि पॉइंटर स्टॉप हो जाएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आने पर। और उसके बाद डी, पॉइंटर एक पर्टिकुलर वैल्यू आपको दिखा देगा, पॉइंटर रीड्स अ कैलिब्रेटेड वैल्यू। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस होता है, इस तरह से हम अपनी मेजरमेंट को ले पाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन हमने इस पार्ट में डिस्कस किए हैं वो सब आपको क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। और अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है, सब कुछ क्लियर है और कुछ नया सीखा है तो लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू एवरीवन, बाय एंड टेक केयर।